नमस्कार। औपचारिक भाषा और स्वचालित सिद्धांत कंपाइलर डिज़ाइन में एक अनुप्रयोग। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्यूरिंग मशीन के बारे में कि ट्यूरिंग मशीन किस तरीके से काम करता है, उसको वह किस तरीके से आपके कंप्यूटेबिलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस में हेल्प करता है। तो आज बात करेंगे कि इस लेक्चर का जो मुख्य उद्देश्य है कि ट्यूरिंग मशीन के मूलभूत अवधारणाओं और घटकों को समझना, साथ में हम उदाहरण के द्वारा देखेंगे कि वह किस तरीके से कार्य करता है। साथ में यह देखेंगे, हम चर्चा करेंगे कि अलग अलग टाइप के ट्यूरिंग मशीन्स के बारे में। तो हम इस लेक्चर में मुख्यतः जो आपके जो ट्यूरिंग मशीन है उसके बेसिक फंक्शंस को समझेंगे और उसे किस तरीके से कंप्यूटेबिलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं कि ट्यूरिंग मशीन्स है क्या। तो ट्यूरिंग मशीन्स एक सैद्धांतिक गणना मॉडल है जिसे एलन ट्यूरिंग ने प्रस्तुत किया था 1936 में। इसमें आपके इनफाइनाइट टेप होते हैं, मतलब ट्यूरिंग मशीन्स में यह एज्यूम किया गया है कि इसमें मेमोरी की कोई लिमिट नहीं है, असीमित मेमोरी क्षमता होती है। और वह जो मेमोरी होता है उसे छोटे छोटे सेल में, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है जिसे हम सेल कहते हैं। साथ में जो आपका जो ट्यूरिंग मशीन होता है उसमें जो हेड होते हैं उसमें रीड और राइट हेड दोनों रहते हैं। इसका मतलब वहाँ से वह पढ़ भी सकता है और साथ में उस जगह पे लिख भी सकता है। तो आपके जो अलग अलग जो सेट होती है, अगर हम इसकी बात करें, अगर इस डायग्राम में अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं ऊपर आपका एक टेप दिया है और जो टेप का जो साइड है दोनों साइड उसको इनफाइनाइट तरीके से, मतलब असीमित मेमोरी को एज्यूम किया गया है। साथ में जो आपको सिंबल दिख रहा है, जो आपका A1, A2, A3 जो लिखा हुआ है वह यह दर्शाया गया है कि वह कोई इनपुट सिंबल है जिसके बेस पे यह ट्यूरिंग मशीन आपका प्रोसेस करेगा। साथ में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आपको B सिंबल भी दिख रहा है, तो वह दिखा रहा है कि इनपुट के बाद बाकी जो सेल है जो एम्प्टी है, जो खाली है, तो उसे सिंबॉलिकली हम B से दिखाते हैं। और एक रीड राइट हेड है, इसका मतलब वह पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है। आप अगर दूसरे मॉडल से कंपैरिजन करेंगे, चाहे वह आपका फाइनाइट ऑटोमेटा रहे या फिर आपका पुश डाउन ऑटोमेटा, तो आपको ध्यान होगा कि उसमें केवल आपका रीड हेड होता था। और आपके जो पुश डाउन ऑटोमेटा है उसमें राइट की कैपेबिलिटी तो नहीं थी, लेकिन प्रोसेसिंग के टाइम में अगर कुछ उसको लिखना था या स्टोर करना था तो उसके लिए एक अलग से स्टैक लिया जाता था। लेकिन आपके ट्यूरिंग मशीन्स में जो सिंबल को आप रीड कर रहे हैं उसी सिंबल पे, उसी लोकेशंस पे आपका राइटिंग भी होता है। तो अभी यह देखते हैं कि आपके जो ट्यूरिंग मशीन्स है उसमें रीड राइट हेड, मतलब पढ़ने और लिखने दोनों के लिए एक कॉमन हेड होता है। इसके अलावा आपके जो स्टेट इन्फॉर्मेशंस है वह किसके अंदर रहता है, आपके फाइनाइट कंट्रोल के अंदर रहता है। तो यह किस तरीके से काम करता है वह आगे हम देखेंगे, लेकिन यह आपके मुख्य कंपोनेंट है। मुख्य कंपोनेंट क्या क्या है कि आपका एक इनफाइनाइट मेमोरी है, दोनों तरफ असीमित मेमोरी है। उस मेमोरी में आपके इनपुट अल्फ़ाबेट होते हैं प्रोसेसिंग के लिए, और जितना स्पेस आपके इनपुट अल्फ़ाबेट के लिए होता है उसके बाद जो बाकी जो स्पेस है जो सेल में डिवाइडेड रहते हैं उसे B के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। साथ में आपका एक रीड राइट हेड होता है और एक आपका फाइनाइट कंट्रोल होता है। यह जो फाइनाइट कंट्रोल है एक्चुअली आपके ट्रांजिशन टेबल को, कि जब किसी स्टेट में कोई इनपुट आएगा तो अगला स्टेट क्या रहेगा, क्या वह राइट करेगा, क्या रीड करने पे उसका स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूवमेंट हो रहा है, यह जो टेबल होता है वह एक्चुअली में आपके फाइनाइट कंट्रोल के अंदर इम्प्लीमेंटेड रहता है। साथ में जो इनिशियली जो आपका जो फाइनाइट कंट्रोल रहता है उसमें जिस स्टेट पे यह प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा उसे हम प्रारंभिक स्थिति या इनिशियल स्टेट कहते हैं। तो ट्यूरिंग मशीन्स की खासियत क्या है कि जब भी ट्यूरिंग मशीन्स आपका काम करेगा तो सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपका जो प्रोसेस है, जो पहला इनपुट रहेगा, तो पहला इनपुट हम किसे बोलेंगे कि आपका जो रीड राइट हेड है, जो आपने टेप में जो इनपुट टेप में जो इनपुट सिंबल दिया है प्रोसेसिंग के लिए, तो रीड राइट हेड आपके पहले इनपुट अल्फ़ाबेट के ऊपर रहेगा। और उस समय आपके जो फाइनाइट कंट्रोल में जो स्थिति होगी
या जो स्टेट होगा वो आपका इनिशियल स्टेट होगा। तो उसके बेस पे तो हमेशा जो ट्यूरिंग मशीन है इसके बेस पे वह ट्रांजिशन टेबल से मैचिंग करता है। ट्रांजिशन टेबल से जब मैच होता है तो आपका ट्यूरिंग मशीन एक ट्रांजिशन में क्या क्या काम करता है, तो हमेशा एक नया सिंबल टेप के ऊपर लिखा जाता है। पुनः ध्यान दें, मैंने बोला जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि A3 के ऊपर आपका रीड राइट हेड है। तो ट्रांजिशन से पहले आपके फाइनाइट कंट्रोल में जो स्टेट रहेगा वह स्टेट होगा, और अभी वो क्या रीड कर रहा है आपका A3। तो ये ट्रांजिशन से पहले है। अब ट्रांजिशन के बाद अब उस A3 के जगह में एक सिंबल लिखा जाएगा। वह सिंबल आपका A3 भी हो सकता है, मतलब अगर वह 0 है तो 0 के ऊपर भी ओवरराइट हो सकते हैं, या A3 अगर 1 है तो 1 के बदले 0 या 1 या कोई और सिंबल X। हमेशा हर एक ट्रांजिशन में एक नया सिंबल को लिखा जाता है। दूसरा क्या होता है, लिखने के बाद आपका स्टेट जो स्थिति है उसमें परिवर्तन होता है। पुनः ध्यान रखें, ऐसा कोई जरूरी नहीं, परिवर्तन का मतलब वह सेल्फ ट्रांजिशन भी हो सकता है। मतलब अगर वह Q0 स्टेट के साथ अगर आपका वह प्रोसेसिंग कर रहा है तो हो सकता है अगली जो स्थिति हो, जो अगला जो स्टेट हो वह भी आपका Q0 हो, या हो सकता है आपका Q1 या Q2 हो। तो हमेशा आपका स्टेट ट्रांजिशन होता है। और तीसरा, सिंबल जब राइट कर लेता है आपका जो रीड राइट हेड है, तो राइट करने के बाद यह जो हेड है वह या तो लेफ्ट मूव करेगा या फिर राइट मूव करेगा। तो आपके जो रीड राइट हेड है वो दोनों दिशा में आपके मूव कर सकते हैं। इसका मतलब A3 में अभी करंट हेड है, और अगर ट्रांजिशन में अगर जो डायरेक्शन का जो मैसेज है वह L है तो वह A2 में आ जाएगा। अगर डायरेक्शन जो सिंबल है अगर उसमें R है, मतलब राइट के मूव के लिए, तो A3 से वो आपके A4 में आ जाएंगे। तो हमेशा ट्रांजिशंस में आपके 3 मुख्य ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। एक नया सिंबल लिखना, दूसरा आपका जो रीड राइट हेड है वो या तो लेफ्ट मूव करेगा या राइट मूव करेगा, और तीसरा आपके फाइनाइट कंट्रोल में स्टेट में परिवर्तन। उसके बाद साथ में आपका ट्यूरिंग मशीन यह भी चेक करता है कि ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये जो हॉल्टिंग वाला कंडीशंस है हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे आपके दूसरे ऑटोमेटा थे, चाहे फाइनाइट ऑटोमेटा या पुश डाउन ऑटोमेटा, तो उसमें हम बात करते थे कि अगर हम उस ऑटोमेटा को अगर स्ट्रिंग रिकॉग्निशंस के लिए यूज़ करें, स्ट्रिंग को स्वीकारता को पहचान करने के लिए अगर यूज़ करें, तो अगर आपको ध्यान होगा तो उसमें हम बोलते थे कि अगर ऑटोमेटा पूरे इनपुट को प्रोसेस करने के बाद अगर वह फाइनल स्टेट में पहुंच जाता है तो हम बोलते थे कि स्ट्रिंग आपका रिकॉग्नाइज हो गया है, स्ट्रिंग आपका एक्सेप्ट हो गया है। वैसे ही ट्यूरिंग मशीन में भी, ट्यूरिंग मशीन्स को हम कंप्यूटेबिलिटी के लिए तो यूज़ करते ही करते हैं, हम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, साथ में हम इसे लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर के तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं किसी स्ट्रिंग के प्रोसेसिंग के लिए। तो आपके ट्यूरिंग मशीन्स में यह परिभाषा परिवर्तित हो जाती है कि कौन सा स्ट्रिंग आपका एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। कंडीशन सभी ऑटोमेटा या सभी मशीन के जैसा ही है, लेकिन इसमें एक कंडीशन और ऐड हो जाता है। वह कंडीशंस क्या है कि आपका जो टीएम है वह पूरे इनपुट को स्कैन करने के बाद उसे फाइनल स्टेटमेंट तो पहुंचना ही चाहिए, साथ में आपके ट्यूरिंग मशीन्स को क्या हो जाना चाहिए, हॉल्ट हो जाना चाहिए। इसका मतलब उसके बाद कोई और मूव आपका डिफाइन नहीं होना चाहिए। तो अभी हम इसे उदाहरण के साथ देखेंगे। तो आपके अभी तक हमने देखा कि ट्यूरिंग मशीन्स के जो मेन कंपोनेंट है आपका इनपुट टेप, रीड राइट हेड और फाइनाइट कंट्रोल। इसमें हमेशा ट्रांजिशंस के बाद एक नया सिंबल लिखा जाता है। हेड या तो लेफ्ट मूव करेगा या राइट मूव करेगा, या और साथ में आपके स्टेट में चेंजेस होते हैं। तो जैसे आपके जो दूसरे जो ऑटोमेटा थे कि जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा को हमने 5 टपल से डिफाइन किया था, पुश डाउन ऑटोमेटा को हमने 7 टपल से डिफाइन किया था, 7 अलग अलग सिंबल से, वैसे ही हम ट्यूरिंग मशीन्स को भी 7 अलग अलग सिंबल से डिफाइन करते हैं।
यहाँ पे विशेष ध्यान देने वाली बात है कि यह कोई ज़रूरी नहीं कि सभी टेक्स्ट बुक, जो भी बुक आप रिफ़र करें, उसमें 7 सिंबल का ही उपयोग हो, क्योंकि आप अलग अलग बुक पे, कुछ बुक पे हो सकता है कि 6 सिंबल का ही उपयोग किया गया हो, लेकिन जो बुक एज अ रेफरेंस हम फॉलो कर रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटा को 7 सिंबल से डिफाइन किया गया है। जो पहला सिंबल है वह आपका क्यू। तो यह क्यू क्या करता है, आपके ट्यूरिंग मशीन्स में जितने भी स्टेट्स होते हैं उस स्टेट्स के सेट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा सिंबल है आपका सिग्मा। तो ये जो सिग्मा सिंबल है यह आपके ट्यूरिंग मशीन्स में जो हम इनपुट अल्फ़ाबेट देने वाले प्रोसेसिंग के लिए उसके सेट को रिप्रेजेंट करता है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो ब्लैंक सिंबल बी जो हमने यूज़ किया है वह आपका इनपुट सिंबल नहीं है, उसे हम इनपुट सिंबल कंसीडर नहीं करेंगे। तीसरा जो सिंबल है हम उसे टेप सिंबल बोलते हैं। तो टेप सिंबल में वो सभी सिंबल जो प्रोसेसिंग के टाइम में आपके टेप में अपीयर होगा, चाहे वह इनपुट सिंबल हो, चाहे वह ब्लैंक सिंबल हो, या फिर हो सकता है हमने अपने लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसमें कुछ नए सिंबल जैसे एक्स, वाई, जेड ऐसा कुछ और नया सिंबल यूज़ किए हो, तो कोई भी सिंबल जो आपके टेप में अपीयर होगा उसे हम टेप सिंबल से प्रस्तुत करते हैं। फिर नेक्स्ट सिंबल आपका क्या है, डेल्टा। तो अभी हमने बताया कि डेल्टा ही आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रांजिशंस। तो अभी हमने चर्चा किया कि जो आपके ट्यूरिंग मशीन्स का जो ट्रांजिशन है वह निर्भर करता है कि अभी प्रेजेंट स्टेट क्या है, अभी करेंट में आपकी स्थिति क्या है, और साथ में जो आपका रीड राइट हेड है वह किस इनपुट अल्फ़ाबेट पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके आधार पे फिर यह निर्धारित होता है, जो कि आपके ट्रांजिशन टेबल में डिफाइन होते हैं, कि अगला स्टेट क्या होगा। अभी जो हमने बात किया कि 3 मुख्य ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कि अगला स्टेट क्या होगा, साथ में करंट रीड राइट हेड सिंबल के अंडर में जो सिंबल है उसमें नया सिंबल क्या लिखना है, और उसके बाद उसे लेफ़्ट मूव करना है कि राइट मूव करना है, जो आपके रीड राइट हेड है। तो यह चीज़ जो डिफाइन रहता है यह आपका क्या है, ट्रांजिशन। उसके बाद आप देखेंगे कि क्यू नॉट यूज़ किया है, तो यह आपके, क्योंकि जब भी आपका प्रोसेसिंग स्टार्ट होगा तो वह कहाँ से स्टार्ट होगा, आपके इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होगा, तो उसे क्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया गया है। फिर जो आपका जो बी सिंबल है वह आपके ब्लैंक सिंबल को प्रस्तुत कर रहा है। जो सेल जो मेमोरी का जो सेल जहाँ पे इनपुट डिफाइंड नहीं है वह खाली है, तो उसे दिखाने के लिए वहाँ पे बी का उपयोग किया गया है। और एफ जो है यह आपके सेट ऑफ फाइनल स्टेट को प्रस्तुत करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ट्यूरिंग मशीन को 7 अलग अलग सिंबल, इसे 7 टपल के द्वारा हम परिभाषित कर सकते हैं। अब बात आती है कि ट्यूरिंग मशीन्स को हम कैसे प्रस्तुत करें या कैसे कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ट्यूरिंग मशीन्स को आप 3 तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे सामान्यतः जो आप दूसरे ऑटोमेटा को प्रस्तुत करते हैं, एक जो पहला जो प्रस्तुत करने का तरीका होता है उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शंस। इसका मतलब उनके जो ट्रांजिशन है वह किस तरीके से मूव कर रहा है, आप वो पूरे मूव को एक एक करके आप दिखा दें, तो वह कहलाता है आपका इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शंस। तो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम आईडी के द्वारा अगर हम ट्यूरिंग मशीन्स को प्रस्तुत करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो आप देख सकते हैं एक परिस्थिति हमने एज्यूम किया है कि एक ट्यूरिंग मशीन्स है और अभी जो टेप है उसमें आप देख सकते हैं कि कुछ आपके सिंबल है A4, A1, A2, A1, A2, A2, A1, इस तरीके से आपके इनपुट सिंबल है। उसके लेफ्ट में जो सेल है वह आपका ब्लैंक है, मतलब उधर खाली है। वैसे आपके राइट के जो सेल है वो पूरे के पूरे बी है, ब्लैंक। और हम यह दिखा रहे हैं कि जो आपका प्रेजेंट स्टेट है वह क्या है, आपका Q3। और जो आपका जो रीड राइट हेड है, भले यहाँ पे रीड राइट हेड बना के नहीं दिया गया है, तो रीड राइट हेड जो है वह कौन से इनपुट सिंबल पे है, आपके A1 के ऊपर है। तो A1 के लेफ्ट में जितने सिंबल है वह लेफ्ट में दिखाया गया और राइट में जितने सिंबल है वह राइट में दिखाया गया है। तो पहले आपके जो आईडीज़ है, जो हम बोल रहे थे कि इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शंस के द्वारा भी हम ट्यूरिंग मशीन को प्रस्तुत कर सकते हैं,
तो आप इस तरीके से आप अपने ट्यूरिंग मशीन्स को प्रस्तुत करते हैं। अब यह स्थिति जो है वह ट्रांजिशन से पहले है। तो ट्रांजिशंस के बाद क्या होगा? तो अभी जो आपका ट्रांजिशन बन रहा है, अगर इस फिगर 9.3 में अगर देखें तो आपका जो ट्रांजिशन बन रहा है वह Q3 डेल्टा Q3 A1 बन रहा है। तो ट्रांजिशन के बाद एक नया सिंबल राइट होगा, स्टेट में परिवर्तन आएगा और जो हेड है वो या तो लेफ्ट मूव करेगा या राइट मूव करेगा। इसका मतलब आपका Q3 बदलेगा, Q3, या अगर सेल्फ ट्रांजिशन होगा तो वापस से Q3 आएगा, लेकिन वह एक नया स्टेट के फॉर्म में कंसीडर किया जाएगा। और जो आपके जो A1 सिंबल है उस A1 सिंबल पे एक नया सिंबल राइट होगा। हो सकता है A1 के जगह में B आ जाए या हो सकता है A1 के ऊपर A1 ही ओवर राइट हो जाए। उसके बाद जो आपका जो रीड राइट हेड है वह आपको लेफ्ट मूव करेगा। इसका मतलब या तो लेफ्ट में वो A2 आपका नेक्स्ट इनपुट सिंबल हो जाएगा, या अगर वह राइट मूव करेगा तो अगला जो A1 है वह आपका नया सिंबल होगा। तो इस तरीके से हम आईडी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे और बहुत अच्छे सब तरीके से समझने के लिए अगर हम एज्यूम करें कि हमारा जो ट्यूरिंग मशीन्स है उसमें आपके x1 x2 अप टू आपका xi xn यहाँ तक आपके स्टेट है, इनपुट सिंबल्स हैं, और जो आपका जो प्रेजेंट स्टेट है वह आपका Q है। और मान लो आपके जो ट्रांजिशन टेबल में जो एंट्री है वह डेल्टा क्यू एक्स इज इक्वल टू पी वाई एल। इसका मतलब हम क्या समझें? इसका मतलब ट्रांजिशन से पहले यह दिखा रहा है कि जो करंट स्टेट या स्थिति जो है Q है, और जो आपका रीड राइट हेड सिंबल है वह किसके ऊपर है? आपके X के ऊपर है। अब ट्रांजिशन के बाद क्या हो गया कि आपका जो Q है उसका स्थिति परिवर्तित होकर P में चेंज हो गया। X सिंबल के जगह में Y को लिखा गया, और जो आपका ये ट्रांजिशन होने के बाद जो हेड है वह L है, मतलब किधर मूव कर जाएगा? आपका लेफ्ट मूव कर जाएगा। तो इस चीज़ को समझाने के लिए आप देख सकते हैं कि एक आईडी के थ्रू कि Q के पहले Q के जस्ट बाद आपका XI है, तो यह दिखाता है कि करंट जो सिंबल है जिसको रीड कर रहा है वह XI है और उसके पहले आपके स्टेट को रखा गया है। उसके बाद देखेंगे कि जब आपका लेफ्ट मूव करता है तो आपके XI के जगह में Y आ गया है, और जब लेफ्ट मूव करने के बाद जो अगला जो आपका सिंबल रहेगा करंट रीडिंग सिंबल वह क्या हो जाएगा? आपका XI-1। तो देखिए स्टेट चेंज होने के बाद जो P है वह आपके XI-1 के पास आ गया है। तो यह ऑपरेशन किसके लिए बताया गया? आपके लेफ्ट मूव के लिए। वैसे ही आपका जो आईडी है वह किसके लिए होगा? आपके राइट मूव के लिए। तो XI के जगह में Y आ जाएगा, और साथ में आपका स्टेट Q से चेंज होकर आपके P में बदल जाएंगे। और अगर राइट मूव होगा तो आपका जो नेक्स्ट रीडिंग सिंबल है वह क्या रहेगा? आपका XI+1। तो आप देख सकते हैं कि जो P है वह XI+1 के पहले है। तो इस तरीके से हम ट्यूरिंग मशीन्स को किसके द्वारा दिखा सकते हैं? उनके इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शंस या इंडिविजुअल ट्रांजिशंस के कलेक्शंस के द्वारा। दूसरा तरीका जो आपको ट्यूरिंग मशीन्स को दिखाने का है वह है उसका ट्रांजिशन टेबल। तो जैसे इस ट्रांजिशन टेबल को देखते हैं तो आपके जो ट्यूरिंग मशीन्स में आपको ध्यान रखना है कि यह जो डायग्राम या जो टेबल बनाया गया है यह सिर्फ आपको समझाने के लिए प्री डिफाइंड टेबल है। लेकिन जब हमें कोई प्रॉब्लम दिया जाएगा जिसके लिए हमको टीएम डिज़ाइन करना पड़ेगा, तो उस परिस्थिति में हमको पहले खुद से निर्धारित करना पड़ेगा कि कितने स्टेट्स की आवश्यकता होगी, किस तरीके से वह इनपुट को प्रोसेस करेगा, और उसके बेस पे उसका ट्रांजिशन कैसे होगा। तो सिर्फ समझाने के लिए कि हम ट्यूरिंग मशीन्स को दूसरे तरीके से कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, तो ट्यूरिंग मशीन्स को हम इस ट्रांजिशन टेबल के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट में आपके पूरे सेट ऑफ स्टेट्स है, जो आपके जो ट्यूरिंग मशीन्स में जितने भी आपके स्टेट उपयोग हो रहे हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, आप देख सकते हैं वहाँ पे एक एरो मार्कर है। इसका मतलब आपका जो Q1 है आपके इनिशियल स्टेट को प्रस्तुत कर रहा है, और Q5 के ऊपर सर्कल लगा हुआ है तो वह आपके फाइनल स्टेट को प्रस्तुत कर रहा है। फिर टॉप में आप देखेंगे B01, यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह आपके टेप सिंबल है। इसका मतलब आपके जो टेप है, मेमोरी है, इसमें ये सिंबल अवेलेबल है। अब जो बाकी की जो एंट्री है, अगर आप देखेंगे
कि मिड में या तो L लिखा है या R लिखा है। इसका मतलब जब भी ये ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन के समय जब भी ये परिस्थिति आएगी, जैसे Q1 में B दे रहे हैं, अगर B आ रहा है तो 1L Q2, इसका मतलब जो बीच का जो L है वह यह बता रहा है कि नया सिंबल राइट करने के बाद, स्टेट चेंज होने के बाद जो हेड है वह लेफ्ट मूव कर जाएगा। Q2 क्या बता रहा है कि आपका जो Q1 स्टेट है वह परिवर्तित हो जाएगा Q2 में। 1 क्या बता रहा है, जो B है ऊपर जिसको लेके रीड किया गया, अब वह जो B है उस पे क्या सिंबल राइट हो जाएगा आपका 1। तो अगर आप ये पूरे एंट्रीज को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो बीच में जो सिंबल उपयोग किया गया है वह आपके डायरेक्शंस को बता रहा है। जहाँ पे भी आपके Q दिए गए हैं वह आपके क्या बता रहा है, आपके नेक्स्ट स्टेट को बता रहे हैं। और जो लेफ्ट में जो सिंबल दिया गया है वह नया राइटिंग सिंबल बता रहा है। तो इस तरीके से हम ट्यूरिंग मशीन्स को ट्रांजिशन टेबल के द्वारा भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं। एक चीज़ और विशेष आपको ध्यान रखना है कि क्या यह जरूरी है कि हमेशा यही सीक्वेंस फॉलो हो? बिल्कुल नहीं। आप R को किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, स्टेट को भी कहीं पे भी उपयोग कर सकते हैं, और जो न्यू राइटिंग सिंबल है उसको भी कहीं पे भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर बीच में अगर आप डायरेक्शंस को अगर रिप्रेजेंट करें तो आपको नेक्स्ट स्टेट, अगला जो स्टेट है और जो नया जो राइटिंग सिंबल है उसको पहचानने में ज़्यादा आसानी होती है। तो यह दूसरा, तो पहला हमने देखा कि इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शंस के थ्योरी द्वारा हम ट्यूरिंग मशीन को प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा आपका जो ट्रांजिशन टेबल है उसके द्वारा भी हम ट्यूरिंग मशीन्स को प्रस्तुत कर सकते हैं। तीसरा तरीका जिसके द्वारा हम ट्यूरिंग मशीन को प्रस्तुत कर सकते हैं वह है आपका ट्रांजिशन डायग्राम। तो आप यह भी एक बना बुनाया ट्यूरिंग मशीन्स है। जैसे हम फाइनाइट ऑटोमेटा में एक बना बुनाया एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने की कोशिश करते थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपके जो डायरेक्शंस है वह जैसे Q1 का एक डायरेक्शंस है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 0XR और वह जा रहा है आपके Q2 में। तो इसका मतलब क्या है कि Q1 आपका प्रेजेंट स्टेट है और जो शून्य है वह आपका करेंट रीडिंग सिंबल है। इसका मतलब आपका जो रीड राइट हेड है वह 0 के ऊपर है और जो प्रेजेंट स्थिति है वह आपका Q1 है। फिर अगला 0 के बाजू में जो X लिखा है, इसका मतलब अब जब ट्रांजिशन होगा तो ट्रांजिशन के समय जो 0 है उसके ऊपर अब ओवरराइट हो जाएगा, अब उसके ऊपर नया सिंबल राइट हो जाएगा और जो नया सिंबल राइट करेंगे वह आपका X होगा। और किस डायरेक्शन में मूव करेगा? जो रीड राइट हेड है टेप में R लिखा है, मतलब वह राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। और अगला स्टेट क्या होगा? तो आप देख सकते हैं Q1 से जो कनेक्टिविटी है वो किसकी है? आपकी Q2 से। इसका मतलब अगला जो स्टेट है वह आपका Q2 होगा। वैसे अगर अगले ट्रांजिशन को समझे, क्योंकि कई बार मैंने बोला कि हो सकता है जो नया राइटिंग सिंबल हो वह उसी के जैसा हो, सेम सिंबल हो, जो अभी रीड कर रहे हैं वही आपके राइट कर रहे हैं। हो सकता है अगला स्टेट जो है वो बिल्कुल जो आपका प्रेजेंट स्टेट हो वही आपका नेक्स्ट स्टेट हो जाए। तो आप Q2 में देख सकते हैं एक सेल्फ ट्रांजिशन है, Q2 के ऊपर ही एक लिंक निकला और वह Q2 में ही जाके कनेक्ट हो रहा है। और वहाँ पे जो लेबल आपको दिया गया है 00R, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रेजेंट स्टेट है वह Q2 है और उसके बाद उसमें जो करेंट रीडिंग सिंबल है वह 0 है। फिर ट्यूरिंग मशीन्स 0 के ऊपर 0 को ही ओवरराइट करता है और उसका जो नेक्स्ट स्टेट है वह वापस से क्या आ जाता है? आपका Q2 आ जाता है। उसके बाद R लिखा है, मतलब ट्यूरिंग मशीन्स राइट मूव कर जाएगा। तो आप देख सकते हैं यह तीसरा तरीका है जिसे हम ट्रांजिशन सिस्टम बोलते हैं, कि हम ट्यूरिंग मशीन्स को ये तीसरे तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं? प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अब यह देखें कि ट्यूरिंग मशीन्स किस तरीके से इनपुट को प्रोसेस करता है। यहाँ पे एक बना बुनाया ट्यूरिंग मशीन्स आपको दिखाया गया है। अब हमें देखना है कि आप इसमें देख सकते हैं कि आपके टोटल 6 स्टेट है, Q1 से लेके Q6 तक। कुछ एंट्रीज है, आपके जो ट्रांजिशन टेबल रहता है उसमें जो एंट्रीज होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे एंट्री नहीं दिया है यह मतलब यह उसका हाल्टिंग कंडीशंस बता रहे हैं। मतलब अगर उस जगह पे अगर ट्रांजिशन के टाइम में चला गया
तो वहाँ से आपका TM जो है वो आगे मूव नहीं करेगा, और जो एंट्री दिया है तो उसके बेस पे नए सिंबल आपके लिखे जाएंगे, और या तो लेफ्ट मूव होगा या राइट मूव होगा। इसी चीज़ को समझाने के लिए एक स्ट्रिंग लिया गया है 011, और आपका जो इनिशियल स्टेट है वह क्या है आपका Q1। इसका मतलब Q1 आपका इनिशियल स्टेट है, और करंट रीडिंग सिंबल जो है वह क्या है आपका 0। तो हम किसको रिफ़र करेंगे? टेबल को, ट्रांजिशन टेबल को। तो जब 0 को रिफ़र करते तो देखते हैं कि Q1 0 पे वहाँ पे एंट्री है XRQ2। इसका मतलब 0 के जगह में X लिखा जाएगा, वह राइट मूव करेगा X लिखने के बाद, और जो स्टेट Q1 है वह चेंज होके Q2 हो जाएगा। तो जस्ट आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट जो ट्रांजिटिव जो रिलेशंस दिखा है अगला जो है, तो Q1 0 1 1 का ट्रांजिशंस क्या पे हो रहा है आपका XQ2 1 1। तो यह क्या हुआ? तो 0 के जगह में X आ गया, आपका स्टेट चेंज हो गया Q1 से Q2 और राइट मूव कर गया। तो अब आपका जो करंट स्टेट है वह Q2 है, और जो नया इनपुट सिंबल है QT के बाद जस्ट जो सिंबल है वह क्या है आपका 1। तो Q2 1 में आप देखेंगे कि जो आपका जो ऑपरेशंस जो ट्रांजिशंस डिफाइन किया है कि 1 में क्या लिखा जाएगा? Y, 1 के जगह में Y लिखा जाएगा। आपका स्टेट चेंज हो रहा है Q3 में, और अब आपका जो हेड है, रीड राइट हेड है, वह किधर मूव हो रहा है? आपके लेफ्ट में। तो इस तरीके से आप देखेंगे वहाँ पे लेफ्ट मूव कर रहा है, इसलिए आपका Y लिखने के बाद लेफ्ट आ गया, मतलब आपका X फिर से करंट रीड सिंबल होगा। तो इस तरीके से जो ट्यूरिंग मशीन्स है वह आपके लेफ्ट और राइट मूव करते रहेंगे जब तक कि उनका जो ट्रांजिशंस है वह डिफाइंड रहेगा, और जब तक वह हॉल्ट ना कर जाए। तो वैसे आप दूसरे एग्जाम्पल में देख सकते हैं। तो कभी कभी आप यह देखते हैं कि यह एक तरीके से आपके स्ट्रिंग प्रोसेसिंग को बता रहे हैं। तो अगर आप इसे गौर करें तो कभी इस तरीके से स्ट्रिंग दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि कौन सा स्ट्रिंग आपका ट्यूरिंग मशीन्स के द्वारा स्वीकार्य है या नहीं, एक्सेप्टेड है या नहीं। तो जो एक्सेप्टेबिलिटी का जो डेफिनेशंस है वह क्या है? तो अगर कोई जो आपका ट्यूरिंग मशीन्स है वह किसी स्ट्रिंग को तभी एक्सेप्ट करेगा जब वो आपके प्रारंभिक स्थिति से प्रोसेस स्टार्ट करेगा, पूरे स्ट्रिंग को प्रोसेस करेगा, और पूरे स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद वह जो लास्ट स्टेट होगा वह स्टेट आपका फाइनल स्टेट होना चाहिए, और ट्यूरिंग मशीन आपका हॉल्ट कर जाना चाहिए। तो अगर इस एग्जांपल में देखें, जो आपका जो दूसरा एग्जांपल जो दिया है बी में, कि जब 0 0 1 1 और जिस तरीके से आपका ट्रांजिशन हो रहा है, तो पूरे जो ट्रांजिशन होने के बाद अगर लास्ट ट्रांजिशन अगर आप देखेंगे तो X X Y Y B Q6, और अगर खाली दिया है इसका मतलब वह भी ब्लैंक है। तो जो Q6 है वह आपका इस ट्यूरिंग मशीन्स में क्या है? आपका फाइनल स्टेट है। और जो Q6 है उसके B पे आप कोई ट्रांजिशन डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब आपका ट्यूरिंग मशीन्स क्या हो गया? हॉल्ट हो गया। और हॉल्ट हो गया मतलब ट्यूरिंग मशीन्स में यह स्ट्रिंग आपका क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया। तो इस तरीके से उसके एक्सेप्टेबिलिटी को चेक किया जाता है। अब अगर देखें कि मान लो अगर आपको कोई स्ट्रिंग दे दिया गया, जैसे यह स्ट्रिंग है 0 to power n 1 to power n, जहाँ पे n ग्रेटर देन है 1 से, और बोला जाता है इसके लिए ट्यूरिंग मशीन्स डिज़ाइन कीजिए। तो होता क्या है कि ट्यूरिंग मशीन्स डिज़ाइन करते टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि वैसे आपके कितने स्टेट आप लेते हैं इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं रहती, उसमें कोई संख्या निर्धारित नहीं रहती, क्योंकि अलग अलग लोगों का लॉजिक अलग अलग होता है। तो आपके नंबर ऑफ स्टेट चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आपके जो ट्यूरिंग मशीन्स है, जो आपके स्टेट के जो ऑपरेशन है, इसका मतलब मान लो वह अगर किसी स्टेट में Q2 के 0 पे अगर वह X राइट किया है, तो कहीं पे भी Q2 का 0 रहेगा वह X ही राइट करेगा। इसका मतलब किसी स्टेट में अगर कोई ऑपरेशन अगर परफॉर्म हो रहा है तो यह उसको रिमेंबर करता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो अगर डिज़ाइनिंग के लिए तो बहुत सिंपल तरीका होता है कि पहले आप सैंपल स्ट्रिंग लेके उसके मूव को डिफाइन कीजिए। जैसे इसमें लॉजिक यह था कि 0 to power n 1 to power n, इसका मतलब ये है कि आपके पहले पूरे 0 रहेंगे, उसके बाद पूरे 1 रहेंगे।
साथ में हर जीरो के बराबर एक 1 होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि इसमें जो लॉजिक डेवलप किया गया है कि एक इनिशियल स्टेट लिया और पहले जीरो को x में कन्वर्ट किया। अब उस जीरो के बराबर, क्योंकि एक जीरो आपका इधर प्रोसेस हो गया, क्योंकि इक्वल नंबर अब 0 और 1 है, इसमें कोई काउंटर नहीं है कि वो पहले जीरो को काउंट कर ले उसके बाद फिर 1 को काउंट कर ले। तो जैसे ही पहला जीरो प्रोसेस हुआ उसको x में कन्वर्ट किया, तो अब आगे वह राइट मूव कर रहा है जब तक कि उसको पहला 1 ना मिल जाए। और राइट मूव किसके, कौन से स्टेट के साथ कर रहा है, आपके Q1 के साथ। Q1 को जैसे ही पहला 1 मिला तो उस 1 के लिए क्या किया उसने, 1 को y में कन्वर्ट किया। फिर से वह लेफ्ट आएगा। लेफ्ट इसलिए आएगा क्योंकि फिर से वह एक जीरो को प्रोसेस करेगा, और जीरो को प्रोसेस करने के बाद फिर वापस से वो अगले 1 के लिए जाएगा। इस तरीके से अगर इक्वल नंबर ऑफ जीरोज रहेंगे तो जो पूरे जीरो है वो आपके x में कन्वर्ट हो जाएंगे, पूरे y जो है वो आपके 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और लास्ट में केवल ब्लैंक सिंबल बचेगा b, कोई भी दूसरा सिंबल नहीं बचेगा। और बीच में जो स्टेप्स लिए हुए हैं इस लॉजिक को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए जो स्टेप्स है वह लिए हुए हैं, जो स्टेट्स लिए हुए हैं। तो आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रोसेस हुआ है। अब कुछ इसी तरीके के सैंपल एग्जाम्पल क्रिएट करने के बाद फिर ट्रांजिशन को यहाँ से कॉपी किया जाता है। जैसे आपका Q0 0 पे क्या हुआ, आपका x Q1। इसका मतलब जब आप टेबल बनाएंगे या ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे तो Q0 आपका एक स्टेट हो जाएगा, एक सर्कल, Q1 आपका दूसरा सर्कल हो जाएगा, उसके बीच में कनेक्टिविटी रहेगी, जो आपका रीडिंग सिंबल है वह 0 हो जाएगा, और जो आपका राइटिंग सिंबल है कॉमा करके आपका x हो जाएगा, और किधर मूव कर रहा है वो आपके राइट डायरेक्शन में, तो वहाँ पे क्या आ जाएंगे, आपके r आ जाएंगे। वैसे ही जब अगला ट्रांजिशन कैसे डिफाइंड होगा, तो आपका करेंट स्टेट Q1 है, इनपुट सिंबल आपका 0 है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रांजिशंस है, यहाँ पे जो स्ट्रिंग को प्रोसेस किया गया है उसके बेस पे आप पूरे ट्रांजिशंस की या तो एंट्री करते हैं या फिर आप ट्रांजिशन टेबल को डिफाइन करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा इस लेक्चर में कि हमने पहले ट्यूरिंग मशीन्स को परिभाषित किया, यह बताया कि ट्यूरिंग मशीन्स को 60 टपल के थ्रू द्वारा डिफाइन किया जाता है। फिर हमने चर्चा किया कि ट्यूरिंग मशीन्स को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप उसके इंस्टेंटेनियस डायग्राम, आप उसके ट्रांजिशन डायग्राम और आप उसके ट्रांजिशन टेबल, तीनों तरीके से आप देख सकते हैं। साथ में हमने चर्चा किया कि ट्यूरिंग मशीन्स के एक्सेप्टेबिलिटी कैसे डिफाइन किया जाता है, और अंत में एक उदाहरण के द्वारा हमने ट्यूरिंग मशीन्स के एक छोटे मॉडल को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया। तो यह हमने टोटली बेसिक्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन्स जो आपका उसके बारे में चर्चा किया है। धन्यवाद।